हेलो बच्चों, आइडियल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हिंदी हम पढ़ा ही रहे थे, तो हिंदी में आज का हमारा टॉपिक क्या है हम उसको देखते हैं। कल हमने क्या क्या करवा लिया था, एक बार उसको हम रिकॉल भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारी संज्ञा कंप्लीट हो गई थी, सर्वनाम भी कंप्लीट हो गया था, विशेषण भी हो गया था और कल हमने क्रिया भी पूरी कंप्लीट कर दी थी। तो आज हम करेंगे वाच्य कि वाच्य क्या होते हैं, वाच्य की जो परिभाषा है वो क्या होती है और वाच्य को हम इंग्लिश में बोलते क्या है, और वाच्य जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं इसकी जो परिभाषा होती है, पहले हम वो समझाएंगे आपको कि किस तरीके से इसकी परिभाषा होती है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट, भाव यानी कि जो भी फीलिंग्स होती है के अनुसार क्रिया कार्य करती है, तब उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। यानी कि बच्चों जो हमारी जो क्रिया है वो जब सब्जेक्ट के हिसाब से काम करती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करती है और किसके हिसाब से, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, भाव होते हैं, तो जब उसके हिसाब से ये क्या करती है, कार्य करती है, तब उसे बच्चों क्या कहते हैं, वाच्य। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं कि वाच्य जो हमारे होते हैं मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कृतवाच्य, कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य। उसके बाद हमारा होता है कर्मवाच्य। कौन सा होता है बच्चों, कर्मवाच्य होता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड होता है वो होता है भाववाच्य। कौन सा होता है, भाववाच्य। अब जैसे कि इनके नाम में देखो, जैसे पहला हो गया कृतवाच्य, फिर पहला कृतवाच्य, फिर कर्मवाच्य, फिर भाववाच्य। अब कृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्यों कभी कभी ऐसा होता है चीजें हमें हिंदी में नहीं जैसे याद रहती, तो हम उसको इंग्लिश में जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो चीजें हमें बहुत जल्दी से माइंड में डायरेक्ट एकदम कनेक्ट हो जाती है, तो हमें लर्न हो जाती है और अच्छे से कवर अप भी हो जाती है। तो ये पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं कि कृतवाच्य, कृतवाच्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य करती है। किसके अनुसार करती है, कर्ता के अनुसार। किसमें, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार क्या करती है, कार्य करती है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। अब कर्ता के अनुसार कार्य तो करती है, पर करती किस तरीके से है उसको हम एग्जाम्पल में आपको यूज करके बताएंगे कि किस हिसाब से इसका कार्य करती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मोहन गाना गाता है। कौन सा हमने एग्जाम्पल लिया कि मोहन गाना गाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका देखेंगे हम बच्चों, मोहन गाना गाता है। अब इसमें एक चीज बताओ, क्रिया क्या है इसमें, गाता, ठीक है, लेकिन कौन गाता है, मोहन। तो मोहन बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है कि जो गाना जो गाता है वो कौन गाता है, मोहन। तो क्रिया जो हमारी है, जो हमारी वर्ब है, वो किसके अनुसार वर्क कर रही है, सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के हिसाब से। एंड देन वही चीज हम आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार, बच्चों किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार कार्य करती है, तब वो क्या कहलाती है, कृतवाच्य कहलाती है। क्या कहलाती है, कृतवाच्य कहलाती है। जैसे कि इसमें हमारा और एग्जाम्पल भी हम बहुत सारे देते हैं, थोड़ा डाउट क्लियर हो जाता है। जैसे कि सीता किताब पढ़ती है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, इधर कर लेते हैं, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अब क्रिया क्या है, पढ़ना। क्रिया क्या है बच्चों, पढ़ना। सब इधर से कवर हो रहा है, हाँ। तो क्रिया क्या है, पढ़ना, लेकिन कौन पढ़ती है, सीता। सीता हमारा क्या हो जाती है, कृतवाच्य। क्या हो जाती है, कृतवाच्य। तो जो क्रिया का जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है बच्चों, वो किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे, यानी कि कर्ता पे पड़ रहा है।
इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में उसको कर्ता बोलते हैं। अब इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं पता है क्या आपको? चलो मैं बताती हूँ। इंग्लिश में इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इम्पर्सनल। ठीक है। जैसे इंग्लिश में एक चैप्टर होता है एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो कृतवाचक को यानी कि जो हमारा कर्ता होता है उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, कर्मवाचक को पैसिव बोलते हैं और भाववाचक को इम्पर्सनल बोलते हैं। इंग्लिश में सिर्फ इस दो का ही वर्क होता है, इसका कोई ज्यादा वर्क नहीं होता, इसलिए एक्टिव पैसिव बोला जाता है। इसका कभी यूज नहीं होता, ज्यादातर जो कंप्यूटर एग्जाम है उसमें नहीं होता है। हिंदी में इन तीनों का प्रयोग होता है, तो इसलिए इन तीनों को हिंदी में लिया जाता है। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा वे क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो क्या है बच्चों? कि वे क्रिकेट खेलते हैं। खेलते हैं। तो खेलना बच्चों क्या है? हमारी यहाँ पे क्रिया है। खेलना क्या है बच्चों? हमारी क्रिया है। लेकिन कौन खेलते हैं? वे खेलते हैं। दे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। तो दे आर प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? कृतवाचक। तो आई थिंक बच्चों आपको कृतवाचक को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कृतवाचक को हम कैसे पहचानते हैं और कैसे कृतवाचक को हम जानेंगे और कृतवाचक की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। कृतवाचक यानी कि हमारा सब्जेक्ट। जब भी क्रिया हमारे सब्जेक्ट के ऊपर काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं? कृतवाचक। अब हम देखते हैं जो हमारे जो दो नेक्स्ट बचे हैं कौन से? कर्म और भाववाचक। इसको थोड़ा सा अमेरिज कर दे बच्चों, क्योंकि इसमें फिर यहाँ जगह नहीं रहती है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वाली आगे बनाते हैं अच्छे से। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा था कर्मवाचक। क्या था? कर्मवाचक। अब हम कर्म के बारे में थोड़ा देखेंगे कि कर्मवाचक क्या था और कर्मवाचक को हम कैसे पहचानते हैं और कैसे इसकी परिभाषा होती है। तो क्रिया का प्रयोग बच्चों, किसका प्रयोग? क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है बच्चों? कर्म के आधार पर जब क्रिया का प्रयोग होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाचक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो लिख लो बच्चों इसके बारे में कि क्रिया का जब क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर होता है। तो क्या डेफिनेशन है बच्चों इसकी? कि क्रिया का जो यूज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कर्म के आधार पर हो रहा है। कैसे हो रहा है? कर्म के आधार पर हो रहा है। तब उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक कहते हैं। अब इसके बच्चों एग्जाम्पल किस तरीके से बनते हैं और कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल आपको किस प्रकार से देगा? ऐसे दे देगा कि मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। एक एग्जाम्पल में लिखती हूँ यहाँ पे, फिर आप बताना। जैसे लिख दिया उसने, मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। तो एक बात बताओ बच्चों कि जो गीत गाया जा रहा है वो किसके द्वारा गाया जा रहा है? मोहन के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है इसका? कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। गीत क्या है? गीत क्या है? हमारा कर्म ही तो है। यहाँ पे जो गीत है वो हमारा क्या है? कर्म है, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पे वहां प्रभाव पड़ रहा है तो इसकी डेफिनेशन भी वही हो जाती है कि क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर होता है। जैसे कि रावण को मारा गया। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारा सेकंड है कि रावण को मारा गया। तो मारना क्या है? क्रिया है। तो इसका प्रभाव भी बच्चों किस पे पड़ रहा है? जब क्रिया पे इसका प्रभाव पड़ रहा है
तो ये क्या होती है? कर्मवाच। क्या होता है बच्चों? कर्मवाच। आइए एक बार हम फिर इसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि कर्मवाच यानी कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। जब क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर होता है बच्चों, कैसे होता है? कर्म के आधार पर, तब उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच कहते हैं। जैसे कहा गया कि मोहन के द्वारा गीत गाया गया, तो किसके द्वारा? मोहन के द्वारा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा जो लास्ट बचा है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो कृतवाच और कर्मवाच दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना बच्चों? अब हमारा लास्ट बचा, उसको और करें हम। भाववाच। भाववाच क्या होता है उसको हम किस तरीके से पहचानते हैं, किस तरीके से उसका प्रयोग होता है, तो ये सारी चीजें भी हमें बच्चों पता होनी चाहिए। जैसे कि भाववाच। भाववाच क्रिया की प्रधानता। प्रधानता का मतलब कि जब उसको हम एक लीडरशिप में ले सकते हैं, किस में ले सकते हैं? लीडरशिप में। तो क्रिया की प्रधानता अधिकतर, इसको पहले सुनो फिर इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि क्रिया की प्रधानता अधिकतर आक्रमक क्रिया का प्रयोग। अधिकतर क्या होता है? इसमें आक्रमक क्रिया का प्रयोग होता है, और यही सारी चीजें उसमें, और जो भी वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? जो भी सेंटेंस होते हैं बच्चों वो किस में होते हैं? निगेटिव में होते हैं। तो लिखो इसमें कि क्रिया की प्रधानता, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि क्रिया की प्रधानता होती है। क्या होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब होता है कि क्रिया को यहाँ पे मुख्य माना गया है। क्या माना गया है? कि क्रिया को यहाँ पे मुख्य माना गया है। जैसे कि नहीं हमारे गांव में एक प्रधान होता है। प्रधान क्या होता है? पूरे गांव का क्या होता है? लीडर्स होता है, वही सारे डिसीजन लेता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी भाववाच में क्या होगा कि जो प्रधानता जो होती है बच्चों को किसकी होती है? क्रिया की होती है। आगे इसमें हम देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से होते हैं उन चीजों को हम देखते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि उनमें से अब दौड़ा नहीं जाता, या इनसे अब दौड़ा नहीं जाता। एग्जांपल इसमें हमने लिया बच्चों, इनसे अब दौड़ा नहीं जाता। एक बात बताओ बच्चों, ये एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है? देखा लिया हमने, एग्जाम्पल लिया, इनसे अब दौड़ा नहीं जाता। तो दौड़ा नहीं क्या है? क्या है यहाँ पे? भाववाच है। क्या है बच्चा? भाववाच है। तो इसमें मैंने कहा ना, जैसे सेकंड पॉइंट मैंने बोला कि यहाँ पे चीजें किस में होगी? हमेशा नेगेटिव में होती हैं। किस में होती है? नेगेटिव में। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट होता है पहचानने का कि भाववाच में अगर जैसे पहचानना होगा तो हमेशा क्या नहीं लगा होता है? क्या लगा होता है? नहीं। जैसे कि थोड़ा सा और एक एग्जांपल हम लेके क्लियर करते हैं कि पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है। क्या बच्चा? पक्षियों से यहाँ लिखते हैं, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है। उड़ा नहीं जाता है। अब एक बात बताओ, नहीं लगा इसमें, या इसका मतलब बेचारे पक्षी जो होंगे वो उड़ते उड़ते थक चुके होंगे ना, तो अब उनसे उड़ा नहीं जाता है। जैसे हमने कहा कि हमसे अब चला नहीं जाता है, यानी कि हम चलते चलते थक गए होंगे। अब क्या हमसे अब खाया नहीं जाता है, यानी कि हम खाते खाते थक चुके होंगे। तो क्या इसमें हमारी फीलिंग ही तो निकल के आ रही है। जो भी वर्क हो रहा है वो किस पे हो रहा है? क्रिया पे ही तो हो रहा है बच्चों। तो जब क्रिया पे वर्क होता है और बहुत ज्यादा प्रभाव क्रिया पे पड़ता है, तब क्या होता है? भाववाच होता है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको हम रिवाइज करते और रिकॉल करते हैं, इससे क्या होगा कि रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा वाच्य। वाच्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है? वो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। करते हैं, रिवाज कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा वाच्य, वाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। कृतवाच क्या होता है? जब क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पे, यानी कि कर्ता पे पड़ता है। और कर्म क्या होता है? जब क्रिया का जो प्रभाव है, जो बहुत ज्यादा प्रभाव है, जो उसका पुशअप होता है, इफेक्ट होता है, वो कर्म पे पड़ता है। और भाववाच क्या होता है? फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना। तो जब ये जो भाववाच है इसमें क्या फीलिंग पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और मेन चीज इसमें क्या है? क्रिया पे ही ज्यादा प्रभाव रहता है और क्रिया की ही प्रधानता रहती है। तो
तो आई थिंक बच्चों आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो, और बहुत अच्छे से निरंतर मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी एग्जाम आने ही वाला है। तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।